विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पाठ नमक का दारोगा, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। नमक का दारोगा पाठ। इस पाठ को हमने सही से पढ़ लिया था, समझ लिया था। आपने सही से पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। जो पहले वीडियो इसके सार की भेजी है पाठ के, वो आपने देख ली होगी। तो आज देखते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। देखिए, प्रश्नोत्तरों के क्रम में सबसे पहले गद्यांश देख लेते हैं एक। ठीक है, गद्यांश। यह गद्यांश, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें समृद्धि नहीं होती, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये गद्यांश है इस पाठ का। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं जो आपको। देखिए, पहला प्रश्न है, यह उक्ति किसकी है। यह उक्ति किसकी है, यह बात किसने कही थी। तो यह बात कही थी मुंशी बंशीधर के पिताजी वृद्ध मुंशी जी ने। दूसरा प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मासिक वेतन होता है महीने में एक बार आता है, और पूर्णमासी भी महीने में एक दिन आती है, महीने के लास्ट दिन। जब महीना समाप्त हो जाता है तभी वेतन मिलता है, जब महीना समाप्त होता है लास्ट दिन, उसी दिन पूर्णमासी होती है। ठीक है, उस पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटता चला जाता है, पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटता चला जाता है, और जो मासिक वेतन होता है वह भी जब मिलता है उसके बाद घटता चला जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। इसीलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। वृद्ध मुंशी जी ने बंशीधर को रिश्वत लेने, इस तरह के मार्ग पर चलने के लिए कहा, तो क्या आप इससे सहमत हैं। इससे हमें सहमत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पिता ही पुत्र का पथ प्रदर्शक होता है, उसको सही राह दिखाता है। तो वृद्ध मुंशी जी के द्वारा जो ये कहा गया, ये सही नहीं था। हम पिता के इस कथन से सहमत नहीं हो सकते, नहीं हैं। आगे कुछ इस पाठ से संबंधित और प्रश्न देखते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। नमक का दारोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो देखिए, इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं वह हैं बंशीधर। बंशीधर, ठीक। बंशीधर एक ईमानदार, शिक्षित और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए यह पात्र हमको सर्वाधिक प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 2 है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं। जो पंडित आलोपीदीन हैं, इनके व्यक्तित्व से संबंधित, इनके व्यवहार से संबंधित कौन सी दो बातें उभर कर के सामने आती हैं, कौन से दो पक्ष उभर कर सामने आते हैं। देखिए, कहानी में हमने पढ़ा था कि ये धन को अधिक महत्व देते थे, धन को ही सब कुछ मानते थे कि धन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये थे लक्ष्मी के उपासक। ठीक, पहला पक्ष इनका है लक्ष्मी के उपासक। दूसरी बात, कहानी के अंत में इन्होंने बंशीधर की ईमानदारी की प्रशंसा भी की थी, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो दूसरा पक्ष इनका ये हो सकता है, ईमानदारी की प्रशंसा। ईमानदारी की प्रशंसा, ठीक है।
दो पक्ष इनके ये हैं। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। अच्छा देखिए, नमक का दारोगा एक शीर्षक है कहानी का। क्या आप इसके अलावा भी कोई और इस कहानी के नाम सुझा सकते हैं? तो देखिए, एक तो हो सकता है इसमें कहानी का नाम सत्य की विजय, क्योंकि एक समय सत्य भले ही हार गया लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। जो आलोपी दीन हैं वह मुंशी बंशीधर से बहुत प्रभावित होते हैं। उनकी ईमानदारी की, उनकी सत्यनिष्ठा की, कर्तव्य की बहुत प्रशंसा भी करते हैं और उन्हें अपना मैनेजर नियुक्त करते हैं। अंत में सत्य की ही विजय होती है, इसलिए इस कहानी का नाम सत्य की विजय भी हो सकता था। और एक नाम इसका हो सकता था कर्तव्य। कर्तव्य भी इसका नाम हो सकता था इस कहानी का, क्यों मुंशी बंशीधर इसके मुख्य पात्र हैं और वो कर्तव्यनिष्ठ हैं और अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं वो, इसलिए इस कहानी का नाम कर्तव्य भी हो सकता था। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में आलोपीदीन के बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? कहानी के अंत में देखिए, बंशीधर को आलोपीदीन अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर बनाते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है उनका, ऐसा उन्होंने क्या किया होगा? देखिए, उनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा थी जिसका अकेले उनको ध्यान रखना बहुत मुश्किल काम था और उन्हें ज़रूरत थी किसी ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जो उनकी संपत्ति का ध्यान रख सके, कोई धोखाधड़ी ना करे। तो अपनी संपत्ति की सुरक्षा की नज़रिए से उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी, ईमानदार व्यक्ति की, इसलिए उन्होंने मुंशी बंशीधर को मैनेजर नियुक्त किया होगा। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब उन्होंने बंशीधर को लालच दिया था, जब वो नमक के दारोगा के पद पर थे बंशीधर, उनको लालच दिया था कि वह उनको गिरफ्तार न करें और उनसे मिलकर के रहें, रिश्वत लेते रहें, ऐसे ही उनका जो व्यापार है ऐसे ही चलता रहे। लेकिन उस लालच से बंशीधर विचलित नहीं हुए, बंशीधर लालच में नहीं आए और जिस पंडित आलोपीदीन के कारण ही बंशीधर की नौकरी भी चली गई। तो जो आलोपीदीन थे उनके मन में ऐसी भावना, ऐसी आत्मग्लानि आ गई होगी कि मैं धन से बंशीधर को नहीं जीत पाया, ये उनको मन को बहुत ठेस पहुंची होगी। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लगा हो उन्हें कि मेरे ही कारण बंशीधर की नौकरी चली गई, उन्हें कुछ दया भी आई हो बंशीधर पर और अपने मन की आत्मग्लानि को दूर करने के लिए उन्होंने उस बंशीधर को मैनेजर नियुक्त किया हो, जिससे कि बंशीधर की कुछ सहायता हो सके। इसलिए भी हो सकता है उन्होंने बंशीधर को मैनेजर नियुक्त किया हो। ये दो कारण हो सकते हैं। अब इस कहानी का अंत, हाँ अच्छा, अगर ये कहानी आप लिख रहे होते तो इस कहानी का अंत किस प्रकार से करते, ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लिखिएगा। अगला प्रश्न है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? अब देखिए, मुंशी बंशीधर के जो पिताजी थे वृद्ध मुंशी जी, वो कहते हैं कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। तो इससे ये लगता है कि उस समय लड़कियों को बोझ माना जाता था, उनकी रुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता था, उनके विवाह की ज़्यादा चिंता रहती थी कि जल्दी से लड़की का विवाह कर दिया जाए और इसको यहाँ से इसके ससुराल भेज दिया जाए। इस तरह से लड़कियों की दशा ठीक नहीं होगी उस समय, इस कथन से यही लगता है। और अगला प्रश्न है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावी और चादर पर रखनी चाहिए का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय है कि जो वृद्ध मुंशी जी थे उन्होंने बंशीधर से रिश्वत को अधिक महत्व देने के लिए कहा कि मतलब ऐसा पद ढूंढना जिसमें कि कुछ रिश्वत भी मिल सके। नौकरी में पद कौन सा मिले इस पर ध्यान मत देना, कि बस इस बात पर ध्यान देना कि रिश्वत कितनी मिलेगी।
और जो अपनी निगाह है वह चढ़ावी और चादर पर रखनी चाहिए, मतलब कि धन पर रखनी चाहिए कि कहाँ से कितना पैसा मिल रहा है। उसी के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए कि धन ज़्यादा आए, रिश्वत ज़्यादा आए, ऐसा पद देखना। तो इस कथन से यही स्पष्ट हो रहा है कि रिश्वत को अधिक महत्व दिया जा रहा है और इसी बात पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जा रहा है, रिश्वत पर। अगला प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, इस कथन का क्या आशय है। देखिए, जब मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया था तो ये खबर थी, ये रात की घटना थी और सुबह होते ही ये सारी घटना सभी जगह फैल जाती है। बच्चे, वृद्ध, हर किसी के मुंह यही बात है कि अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया सोती थी, दुनिया मतलब सारे लोग तो रात भर सो रहे थे, फिर ये सारी बात सभी में जगह कैसे फैल गई। तो देखिए, जो ये मसालेदार खबरें होती हैं, अफवाहें होती हैं या किसी की बुराई की खबर होती है, ये आग की तरह से फैलती हैं, पता ही नहीं चलता कि कब फैल गई। तो दुनिया तो सोती रही, सभी लोग सोते रहे, लेकिन जो पंडित अलोपीदीन के गिरफ्तार होने की खबर थी यह रातों रात सभी जगह फैल गई। सुबह होते ही बालक और बुजुर्गों के बीच मन में, बालक और बुजुर्गों के मुंह पर यही खबर थी। तो ये प्रश्न है 7 आपके, ठीक है। ये 7 प्रश्न और एक गद्यांश के 3 प्रश्न हैं, कुल मिलाकर के 10 प्रश्न है। ये 10 के 10 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक पर करने हैं और इन प्रश्नों से संबंधित एक PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं और वहाँ से हेल्प ले सकते हैं।